बागडोर संभाली। तो ये इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकल बैटल्स के बारे में। 37 बैटल्स ऑफ जयपुर नाम से एक किताब, बहुत प्रसिद्ध किताब है, और वो आसलपुर जौबनेर के रियासती उसमें आई थी। प्लीज। तो ये 37 या 37 जो लड़ाइयाँ हुई, इनका क्षेत्र कहाँ पे, उनका युद्ध क्षेत्र कहाँ था, और उनके मुख्य कारण, अगर अधिकतर मोटी मोटी जो आपने 37 लड़ाइयों की बात की है, तो वो जयपुर से मराठों को रोकने के बारे में ही थी, या और मराठे जो यहाँ से जा रहे थे वो तो शायद दिल्ली पर आक्रमण करने ही जा रहे थे, और इसी तरह से उसी समय में भरतपुर के लोग भी दिल्ली पर आक्रमण करने जा रहे थे, क्योंकि जयपुर की संधि थी मुगलों के साथ में। इसलिए इसका पृष्ठभूमि आप समझ गए होंगे, तो उस पर जरा आप विस्तार दें भाई साहब। देखिए, जाटों का जो मामला है, जाटों की जो टेरिटरी थी और जाटों के जो युद्ध थी भरतपुर से, विशेष रूप से जिनका लोहारगढ़ है, और सिंसनी जाटों का वो एरिया है, सिंसनी जाट कहलाते हैं, जो कि वॉरियर्स हैं, जो जिनके बाद में उसी सिंसनी जाटों से आगे तक डेवलपमेंट हुआ। और वो जो युद्धा थे, उन्होंने वहां से दरवाजा निकाल करके भी ले आए थे। सिंसनी पे थोड़ा सा और प्रकाश डालिए, क्योंकि हम नाम तो सुनते रहते हैं सिंसनवार, तो ये ये कोई क्षेत्र या किसी योद्धा से संबंधित है, ये बताएं भाई साहब। सिंसनी कम्युनिटी जाटों की एक, कहना चाहिए खाप है, एक कम्युनिटी है जाटों की, एक मतलब जाति है सिंसनी, एंड दे आर द ग्रेट वॉरियर्स। उन्होंने वार फेयर्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। और जाटों का जब प्रादुर्भाव हुआ, विशेष रूप से मतलब दिल्ली और नजफगढ़ और मथुरा के आसपास की टेरिटरी में, जो दैट इंक्लूड्स भरतपुर आल्सो, उस इलाके में जाटों ने जब अपना उत्पात मचाया और जब मुसलमानों के खिलाफ जब जाट खड़े हो गए, अल्टीमेटली जाटों ने उस वार फेरियर में अंग्रेजों के समय और अंग्रेजों के पहले मुसलमानों को भी परास्त किया, और एक बड़ी मिलिशिया कौम के रूप में ये जाट सामने आए, और उनका फिर सिंसनी जाट। तो जाट इज ए कम्युनिटी, इट्स ए मिक्सचर ऑफ Rajputs and other communities, sort of that, as it is decided and discussed, explored. बट ये एक इंडिपेंडेंट वॉरियर कम्युनिटी थी, जो एग्रीकल्चर से भी जुड़े हुए थे, जो वारफेयर से भी जुड़े हुए थे, और मिलिटेंट भी थे। तो इन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाई करी, मुसलमानों से भी लड़ाई करी, और ये वारफेयर में उस्ताद थे। तो दैट वे राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद राजपूत जाट पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चली थी, और सुखाड़िया दी ने बहुत ज्यादा बैलेंस करने की सभी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल, साम दाम दंड पे इस्तेमाल किए। और पहली बार आफ्टर इंडिपेंडेंस, पहली बार जाट कम्युनिटी का प्रोमिनेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को मिला, विशेष रूप से भारत की आजादी के बाद। और उसके कारण फैक्टर बहुत सारे रहे होंगे, इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत विशद विषय है। इसको ट्रांजिशन के रूप में देखा जा सकता है। इनिशियली आज भी जाट प्रोमिनेंस में है, और जाटों के बिना राजस्थान की राजनीति नहीं चलती। जैसे गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र गुजरात है, उसी प्रकार से सोलंकियों का, कच्छों का, राठौड़ों का, और दूसरे तोमर वंशी जो लोग हैं, इनके मिला जुला जो रोल है वो जाटों का भी इसमें है। और इसमें विशेष रूप से हम ये कहें कि भरतपुर और अलवर, ये दो टेरिटरीज ऐसी थी जिनमें एक अलग तरह की कम्युनिटी, जिसको कि राजपूतों से थोड़ा इतर कम्युनिटी थी, जिसमें विशेष रूप से जाटों को और दूसरे लोगों को, में मेवाती लोग भी थे। मेवाती लोगों में मिश्रण भी था, मुसलमानों का भी मिश्रण था। तो मेवात और भरतपुर की जो सिविलाइजेशन है, उसका एक अलग तरह का रोल रहा। और उन्होंने न केवल अंग्रेजों से, न केवल मुसलमानों से, बल्कि उन्होंने आपसी लड़ाइयां भी लड़ी, और हिंदू राजाओं से भी उन्होंने चत वसूली करी, और इस तरह से उनका काम चला। तो मेवात में भी देखिए, अलवर स्टेट में प्रताप सिंह पैदा हुए, जो प्रताप सिंह जयपुर के एक प्रताप सिंह है, और जिनका संबंध हवा महल के निर्माण से है। तो सिमिलरली प्रताप सिंह वाज आल्सो ए किंग ऑफ अलवर। तो अलवर की प्रताप सिंह की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसी प्रकार से प्रताप सिंह जो जयपुर के रहे, जिन्होंने सवाई प्रताप सिंह थे, और वो कल्चर में, आर्ट में, संस्कृति में, धर्म में, ब्रजनिधि नाम से उन्होंने कविताएं लिखी। प्रताप सिंह जी का भी बहुत बड़ा रोल था। तो इट्स ए सॉर्ट ऑफ एक मिला जुला एक कोलाज है। यानी भारतीय राजनीति की या राजस्थान के कंटेक्स्ट में बात करें तो एक ऐसा आकर्षक, एक रोमांचक, एक ऐसा रोचक कोलाज है, जिसके एक एक अंश को, एक एक धागे को खोलने में आपको बरसों खर्च हो सकते हैं। और ये अपने आप में
बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान की इतिहास, इससे फोर्ट, राजस्थान एक ऐसा फोर्ट है जिसको भेदना संभव नहीं हुआ। और इसकी अंतिम छोर यदि आप जाए तो मेवाड़ में आप जाइए और महाराणा कुंभा की स्ट्रेटेजीज को देखिए। महाराणा कुंभा ने पूरी तरह से हिंदू शास्त्रों के आधार पर, वारफेयर अफेयर्स के आधार पर, हिंदू वास्तुकला के आधार पर उसका विकास हुआ। उसके बाद उदयपुर का भी उसी तरह से विकास हुआ। उसके बाद मेवाड़ के चित्तौड़ का भी विकास हुआ। और विभिन्न जो बाद में सभ्यताओं का विकास हुआ, जो नदी नालों और किलों से जुड़ी हुई थी, बाद में वो प्लेन्स में आ गई। और बाद में जितने महल माड़िए बने, जो विकास हुआ वो प्लेन्स में आने के बाद में एक सिंथेटिक फॉर्म में मुगल, राजपूत और दूसरी कल्चर्स के सिंथेसिस से डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो सिंथेटिक फॉर्म है, इसमें सभी 36 जातियां, 32 जातियां, जितनी जातियां, 52 जातियां सब मिली हुई हैं। और हमने किसी प्रकार का कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। इट्स ए रिजोल्यूशन ऑफ कोऑपरेशन, it's a resolution of strategy of the combination of different caste, community and cultures. So that way Rajasthan today is standing as a cultural pot, जिसका नाम है कल्चरल पॉट है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं का, सिविलाइजेशन का हम एक सुंदर स्वरूप देखते हैं। गुलदस्ता है ये अपने आप में। तो ये सुंदर गुलदस्ते की आप खुशबू लीजिए और राजस्थान पर बात करिए। जी भाई साहब, तो सांगनेर के बारे में तो आपने काफी बातें साझा की। तो अब सिसोदिया रानी के बाग की भी उसी समय की आपकी चर्चा थी, तो वो उसी कालखंड में है या आगे जाके है? उसमें आगे पीछे जा सकते हैं क्योंकि बाग बहुत बाद में है। इसका संबंध तो माधो सिंह जी से और ईश्वर सिंह जी के बैटल से जुड़ा हुआ है। सिसोदिया रानी का उद्यान इज लेटर, इट इज जस्ट आफ्टर माधो। जयपुर की जो विशेष रूप से सवाई राजा जयसिंह की जो शादियां हुई थी, वो बीकानेर में भी हुई और जोधपुर से भी संबंध हुआ। और उनकी भी कई रानियां थी, मुझे पता नहीं 32 या 33 थी, मुझे ध्यान नहीं है। बट उनमें से एक रानी जो थी वो उदयपुर की भी थी। और उदयपुर की जो महारानी थी वो सिसोदिया जो वंश था उदयपुर का, जो कि अभी भी बड़ा प्रोमिनेंस है। अभी भी आप उदयपुर जाएंगे तो सिसोदिया परिवार के बहुत सारे लोग आपको सिसोदिया परिवार के मिलेंगे। मेरी भी एक फ्रेंड है जो कि वहाँ थिएटर करती है और वो सिसोदिया ही है। और उसके साथ मैंने एक फिल्म और बनाई थी और उसके साथ मैंने नाटक भी किया था। सिसोदियाज आर क्वाइट नोन पीपल, मोस्ट रिलायबल वॉरियर अफेयर्स में इंटेलिजेंट कम्युनिटी है और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। और इस सिसोदिया कम्युनिटी की ही जो डॉटर थी, महारानी थी या रानी थी, उससे माधो सिंह जी की शादी हुई थी। माधो सिंह जी माधो सिंह जी उससे पैदा हुए थे। यानी जयसिंह की जो शादी हुई थी महारानी से या रानी से, वो सिसोदिया वंश की थी। वो जब जयपुर आ गई थी, उसके साथ में रसोड़े भी आए थे, उसके साथ पूरा लवाजमा भी आया था, पूरे लोग भी आए थे। और सिसोदिया रानी ने वहां एक अलग से अपना निर्माण किया था। वो बजाय सिटी पैलेस में रहने के या रामबाग में रहने के, उस समय जो भी स्थिति रामबाग या सिटी पैलेस से थे, उससे इतर उन्होंने वो बनाया था और सिसोदिया रानी का उद्यान बनाया, जिसको बाद में विद्याधर के बाग से भी उसको जोड़ा गया। और उस उद्यान में जो कि आगरा की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, जो सबसे अधिक सुंदर आकर्षक राजमार्ग था, उसमें जयपुर के लगभग सभी सामंतों ने कब्जा किया था। यहाँ तक कि भवानी राम एक बोरा नाम के सज्जन थे, राजपूत थे, एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने बिना स्टेट की परमिशन के वहां बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिया था। जब स्टेट्स को या जयपुर को मालूम पड़ा कि सिसोदिया रानी की जो जमीन थी उसको बिना किसी उसके उन्होंने एक महल खड़ा कर लिया। भवानी राम बोरा वाज वेरी स्ट्रॉन्ग सामंत ऑफ दैट टाइम। तो उस समय स्टेट ने उसमें जब उनको मालूम पड़ा तो रातों रात उसको तोड़ने की उन्होंने इजाजत दी कि इस महल को तोड़ दिया जाए। बोरा जी बहुत वेरी इंटेलिजेंट मैन, उन्होंने भवानी राम जी ने तत्काल शिव मंदिर बना, रातों रात शिव मंदिर बना दिया और उस महल को शिव मंदिर के रूप में घोषणा कर दी कि शिव मंदिर है साहब, ये तो हमारा महल नहीं है। तो ही प्रोटेक्टेड हिज बिल्डिंग। वो आज भी शिव मंदिर में पूजा की जाती है, वहां शिव मंदिर के रूप में स्थापित है। और जौहरी बाजार में यदि आप जाएंगे तो बोरा परिवारों के लोग जौहरी बाजार के एक विशेष बस्ती में अभी भी रहते हैं, भवानी राम जी की। और उससे जुड़ी हुई एक पुनर्जन्म की कथा है जो मैंने शहर सवाय में कभी छापी थी। पूरा एक पुनर्जन्म का कालखंड है जो बहुत रोचक रोमांचक है। एक महिला आई थी, बोरा जी परिवार में पैदा हुई, उसने कहा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और उस पुनर्जन्म की वजह से उसको वहां महलों में, भवानी राम बोरा के वहां महलों में भी ले जाया गया। उसने उन सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद इस बात को सिद्ध किया कि आई बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ बोरा, भवानी राम जी। तो इससे जयपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक रोमांचक कथाएं। जब जगत सिंह की आप बात करेंगे तो रस कपूर भी आ जाएगी।
और बहुत सारे लोग तो लेट्स एक्सप्लोर इट, गो फर्दर। तो भाई साहब इस बहुत ही रोचक चर्चा के साथ में जब अब वापस जयपुर की स्थापना की ओर सांगानेर की हमने बात कर ली और सिसोदिया रानी का बाग, उसकी जो पृष्ठभूमि क्या है कि जो रानी आई थी उदयपुर से, जिनके पुत्र माधव सिंह जी हुए, तो ये एक खाका बना। तो अब जब जयपुर बन गया तो उसकी आरंभिक स्थिति, उसकी प्लानिंग विद्याधर भट्टाचार्य उनके साथ में, तो उसमें थोड़ी-सी आगे बात बताएँ भाई साहब? देखिए, एज यू नो इट एंड पीपल नो इट वेरी वेल, इट्स द मोस्ट प्लान्ड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हुँ, जब प्लान की बात होती है तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई विशेषज्ञता भी होती है। प्लान कोई हुँ, चीज़ ऐसे नहीं बनती कि रात में आपने सपना लिया और सुबह आपने निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जैसा जी, जी। आजकल होता है। हुँ, आजकल के ज़्यादातर जो स्वप्न हैं, जो कि निर्माण से जुड़े हुए, जो संस्कृति कला से जुड़े हैं, वो भाण जश्न है। हुँ, यानी यदि बुरे से बुरे शब्द में हम कहें तो उनका संबंध भाण जश्न से, आज का एडमिनिस्ट्रेशन भाण जश्न से आगे पीछे कुछ नहीं है। किंतु जी, पुराने जी। ज़माने में जब भारतीय संस्कृति अपने उत्कर्ष पर थी हुँ, और पूरे विश्व में जिसका नाम था, यानी रोमन और दूसरी सिविलाइजेशन या दुनिया भर की, इजिप्ट सिविलाइजेशन की, सबकी बातें कर लें, इंडिया वाज आल्सो वेरी वेरी बिग कंट्री। और हुँ, इंडिया की जो सारी सबसे बड़ी विशेषता थी कि द मोस्ट प्लान्ड कंट्री ऑफ द हुँ, वर्ल्ड। आई थिंक इतना प्लान्ड वर्ल्ड में कहीं कोई कल्चर या सिविलाइजेशन इसलिए नहीं रहा। इंडिया में जो वेदास थे, जो वेद थे, वो पहली ट्रिटाइज थी, पहली व्यवस्था थी जिसने सामाजिक, सांस्कृतिक, सैनिक और सभी प्रकार के निर्माण कार्यों और सभी प्रकार की धर्म संस्कृतियों को एक रूपता दी।